नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोग पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न को कर रहे थे और उस दौरान कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण हम लोग जो सेशन है वो बीच में ही छोड़ गए थे। और तो आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो 15 नंबर क्वेश्चन था वो क्या था पिछले क्लास में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको यहाँ से मिलता रहे। इसके अलावे आपके एग्जाम को पास कराने में हमारी जो भूमिका होगी, मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा कि आपको जो है लगातार रूप से एमसीक्यू मिलता रहे। इसके अलावे आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी जीएस से संबंधित कुछ डॉट्स होगा उसको भी हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर डिड द स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। आपके पास विकल्प है 1947, 1951, 1956 और 2000। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया था और इसके तहत जो है भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर देश का विभाजन किया गया था। ठीक है, या राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में पारित किया गया था और इसके अनुसार जो है भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्र का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा जुलाई। किस महीना यदि कभी कभी पूछ दे तो याद रखिएगा जुलाई में आया था। ठीक है, जुलाई। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, या जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, इसके तहत जो है भाषा के आधार पर 14 राज्य, याद रखिएगा 14 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 5 यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी में भारत को विभाजित किया गया था या भारत का पुनर्गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, राज्यों का जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल, इन विच ईयर झारखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था या झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया। आपके पास विकल्प है 1998, 1999, 2000 और 2001। तो याद रखिएगा, झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है और बिहार के दक्षिणी हिस्से का विभाजन कर 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया है। यह पहले बिहार हुआ करता था और बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो झारखंड के रूप में विभाजित हुआ है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण किया गया था और झारखंड जो है एक नया राज्य यानी 28वां राज्य के रूप में यह अस्तित्व में आया था। और यह जो है
इसकी सीमा जो है 5 राज्यों से मिलती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड की राजधानी रांची है। इसके अलावे दुमका इसकी उपराजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुमका जो है इसकी उपराजधानी है। चलिए, तो झारखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और यह दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। तो 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो कभी कभी स्थापना दिवस भी यदि पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 15 नवंबर। और झारखंड जो है इसका अधिकांश भाग जो है छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर पठार के बारे में आप लोग जानते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोविजंस हैज बीन मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपके पास विकल्प है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 265। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है और यह जो है अर्ध न्यायिक निकाय। ठीक है, याद रखिएगा वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक निकाय है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अर्ध न्यायिक निकाय। तो अर्ध न्यायिक निकाय है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन की बात करता है और इसका जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। और याद रखिएगा प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में, ये जो 1951 है इसमें पहला वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष में किया जाता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष या उससे पहले भी आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, वाई होम इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपके पास प्रश्न है कि भारत का जो न्यायवादी है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके पास विकल्प है लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी
को नियुक्त किया जाता है। और याद रखिएगा इसका जो आर्टिकल्स है, महान्यायवादी का आर्टिकल याद रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछ सकता है आर्टिकल, तो आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76 जो है 76 है ना, आर्टिकल 76 ये महान्यायवादी के गठन की बात करता है, ठीक है। भारत में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। और महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, ठीक है, मुख्य विधि सलाहकार होता है महान्यायवादी। और इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है। तो याद रखिएगा भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने की व्यवस्था आर्टिकल 36 में है। यह जो है भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद यह धारण करता है। इसके अलावा एक चीज और भी याद रखना है, जो महान्यायवादी है वो सरकारी सेवक नहीं है, अतः उसे निजी विधिक कार्य करने की भी छूट होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्याय पंचायत। निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो यह न्याय पंचायत से संबंधित सवाल आपको पूछा जा रहा है, तो आप लोग को बताना है कि किस आयोग के द्वारा न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की गई थी। आपके पास विकल्प है बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव कमेटी, जी.वी.के. राव कमेटी और सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया आयोग। तो आप लोग को बताना है, फटाफट आंसर कीजिए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति। देखिए पंचायती राज की स्थापना से संबंधित कई समिति का गठन किया गया, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, जी.वी.के. राव समिति है। तो जो न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश है वो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अब याद रखिएगा ये जो अशोक मेहता समिति है ये पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका गठन जो है या इसकी जो स्थापना है 1977 में की गई थी। याद रखिएगा अशोक मेहता समिति की जो स्थापना है वो 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है, जनता पार्टी याद रखिएगा। बाद में यही अलग अलग भाग में विभाजित हुआ था जनता पार्टी। यदि आप लोग को याद है तो जनता पार्टी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के द्वारा या जनता पार्टी की सरकार ने की थी। और इस समिति की रिपोर्ट जो है 1978 में प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा एक साल के बाद 1978 ईस्वी में इनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया था, रिपोर्ट सौंपा गया था। इसके अलावे
इनके द्वारा जो है 132 सिफारिश किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा जो सिफारिश है, कितना सिफारिश किया गया था, तो याद रखिएगा 132 सिफारिश 1978 ईस्वी में जो अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट आया था उसमें 132 सिफारिश किया गया था और इन्हीं सिफारिशों में से एक था न्याय पंचायत का गठन। ठीक है, तो न्याय पंचायत का जो गठन है वो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 1978 ईस्वी में अशोक मेहता समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और इसमें 132 सिफारिश इनके द्वारा की जाती है और उन्हीं में से एक है न्याय पंचायत का गठन। और याद रखिएगा स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो पहली कमेटी बनी है उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज की स्थापना की बात की गई थी। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस कमेटी के द्वारा? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था और इसके आधार पर राजस्थान जो है पहला ऐसा राज्य था जिसमें पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, और नेहरू जी के द्वारा जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के आधार पर समिति का नाम रखा गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई उसको बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता के अध्यक्षता में जो समिति बनी उसको अशोक मेहता समिति। इसके अलावा जीवी के राव के अध्यक्षता में जो समिति बनी उसको जीवी के राव समिति कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है, Which of the following functions does not come under the jurisdiction of local self-government? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? देखिए यहां भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित सवाल पूछा गया है। आपके पास विकल्प है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा और सामाजिक अनुशासन का रखरखाव। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सही विकल्प होगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक डिसिप्लिन, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवा ये सभी जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सही विकल्प है आपका सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, जो कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। याद रखिएगा 73वां और 74वां संशोधन है ना, 73वां और 74वां संशोधन। ठीक है, 73 और 74वां संशोधन जो है ये स्थानीय स्वशासन की बात करता है। कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातें की गई थी। स्थानीय स्वशासन के गठन की बात की गई थी, जिसमें 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करता है। याद रखिएगा ग्रामीण, और 74वां जो है वो शहरी निकाय की बात करता है। ठीक है, तो ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय याद रखिएगा। तो 72वां और 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के विकास की बात की गई। इसमें ग्रामीण और शहरी निकाय की भी चर्चा की गई थी। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं सूची भी जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को कुछ विषय दिया गया था,
जिसमें याद रखिएगा कौन कौन सा विषय इसके अंतर्गत आता है। कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य, सामाजिक वानिकी और फॉर्म, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनोपयोगी सेवा। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही विकल्प है जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, इन विच लिस्ट इज पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। आप लोग को बताना है कि जो पंचायती राज प्रणाली है वो किस सूची के अंतर्गत शामिल है। आपके पास विकल्प है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राज्य सूची। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा संविधान का जो 7वां अनुसूची है जिसमें राज्य और केंद्र के मध्य जो है शक्ति का बंटवारा किया गया है विभिन्न सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची के जो विषय हैं उस पर संघ सरकार नियम बना सकती है। इसके अलावे जो राज्य सूची का विषय उस पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। इसके अलावे तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत जो है राज्य और केंद्र दोनों सरकार नियम बना सकती है, परंतु यदि कभी विवाद होगा तो केंद्र का जो निर्णय हो वो मान्य होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, which state have legalized 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आपके पास प्रश्न है किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। आपके पास विकल्प है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि निम्न में से किन राज्यों के द्वारा जो पंचायती राज संस्था है उसमें महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया गया है। आपके पास विकल्प है ओनली 3, केवल 3, ओनली 2 and 3, केवल 2, तथा 3, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4। तो बताइए कि किस राज्य ने या किस राज्य के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सही विकल्प है डी, 1, 2, 3, 4, यानी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है, जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित 73वां और 74वां संशोधन, और इसके अंतर्गत जो है 73वां संशोधन के अंतर्गत जो है 33%, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि 33% आरक्षण महिला को दिया गया है। ठीक है, 33% आरक्षण जो है महिला के द्वारा महिला को दिया गया है। किसमें? 73वां संविधान संशोधन में। इसके बाद अलग अलग समय पर जो है महिलाओं के आरक्षण को संसद के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो याद रखिएगा लगातार जो है पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, और इसमें से कुछ राज्य हैं जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, जिसमें बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। धन विधेयक से सवाल पूछा गया है, धन विधेयक से सवाल पूछा गया है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, विकल्प है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, और लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो धन विधेयक कहां पेश किया जाता है ये आप लोग को बताना है। सही विकल्प है केवल लोकसभा में। तो याद रखिएगा धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और धन विधेयक जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के अनुमति से ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में इसे भेजा जाता है, और जिसमें 14 दिनों के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक है। अन्यथा 14 दिन के पश्चात यदि यह विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो स्वयं ही यह पारित माना जाता है। ठीक है, स्वयं ही यह पारित माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा आर्टिकल भी पूछ दिया जाता है। आर्टिकल, तो याद रखिएगा आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 जो है वो धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 109 जो है धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करता है। इसके अलावे आर्टिकल 111 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। यानी 111 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और 109 में जो है वो धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की है और इसकी प्रकृति कैसी है। आपके पास विकल्प है संघीय, एकात्मक, संसदीय, और प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो बताइए भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। आपके पास विकल्प है संघीय, एकात्मक, संसदीय, फेडरल यूनिटी, पार्लियामेंट्री, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, प्रकृति में संघीय परंतु भावना में एकात्मक। तो सही विकल्प है फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। और आर्टिकल 1 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है आर्टिकल 1 संविधान का यह बात करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा, कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात भारत संघात्मक राज्य है, परंतु वास्तविकता में यह केंद्र की तरफ ज्यादा झुका है, ये याद रखना है। ठीक है, यह केंद्र की ओर ज्यादा झुका हुआ है। और यहाँ पर कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत ऐसा होता है कि केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण अलग अलग सूची के माध्यम से किया गया है, जिसमें संघ सूची में जो है विभिन्न
सूची है जिसके अंतर्गत जो है राज्यों को कम शक्ति दिया गया है। इसके अलावे समवर्ती सूची की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत यदि जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन जब विवाद का स्थिति होगा तो संघ का जो नियम है वो या केंद्र का जो नियम है वही लागू होगा। तो इसके आधार पर केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अलावे याद रखिएगा, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता की बात की जाती है। संविधान की सर्वोच्चता की बात की जाती है, यानी सभी में संविधान क्या है, सर्वोच्च होगा। इसके अलावे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावे एकीकृत न्याय व्यवस्था की भी बात की गई है। इसके अलावा याद रखिएगा, और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावे केंद्र सरकार का नियंत्रण राज्यों पर बना रहे, इसके अंतर्गत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, जिसके प्रतिनिधि जो हैं वो राज्यों में होते हैं। आईएएस आईपीएस ये सभी संघ सरकार के प्रतिनिधि हैं जो राज्यों में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसके अंतर्गत जो है केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अलावे जहां तक वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो वित्तीय व्यवस्था में करों का भी वितरण जो है या पैसे का जो वितरण है, वित्तीय अनुदान जो है वो भी केंद्र को दिया गया है। केंद्र के पास ज्यादा टैक्स वसूलने का शक्ति दिया गया है, तो जिसकी इसके तहत जो है भारतीय संविधान में संघ को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो इसी में इसकी जो प्रकृति है वो संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। चलिए आज का अंतिम सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल है, इसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग को बताना है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपके पास विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल। इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, ये बात आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा आर्टिकल 124 से 147, ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 से 147, 124 से 147 जो है इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। और इसके अंतर्गत 124 का सब क्लोज 2 याद रखिएगा, 124 का सब क्लोज 2, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अलावा इनकी सहायता से अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद उसकी सलाह पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी इस दृष्टिकोण से भी उच्चतम न्यायालय को एकीकृत बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है ये भी देखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, एकीकृत न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके अंतर्गत भी केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करिएगा और वहां का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा। और यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं बच्चों दूसरे सेशन में। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, धन्यवाद, जोहार आप सभी को।